Good morning all. In today's video we are going to talk about value of information. देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ की वैल्यू की बात करते हैं तो इन जनरल बात होती है उसके मॉनेटरी टर्म्स में कि वो कितना हमें प्रॉफिट दे रहा है या मॉनेटरी टर्म्स में क्या चेंजेस हमें मिल रहे हैं. लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो क्या इंफॉर्मेशन में हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स हैं? इन जनरल अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन में हम कहते हैं कि कहीं से भी कोई मॉनेटरी टर्म नहीं जुड़ा होता, यानी उसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल है. इंफॉर्मेशन की वैल्यू हम कहते हैं हमें तब दिखती है जो चेंजेस डिसीजन मेकर के बिहेवियर में हमें मिलते हैं उस इंफॉर्मेशन से, कि वो कितना रिस्क ले रहा है, किस तरीके से रिस्क को हैंडल कर रहा है. ये जब चीजें आती हैं देन इट इज नोन एज दैट वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर. फाइन. इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन दो टाइप की होती है. एक होती है क्वांटिफाइबल वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉन क्वांटिफाइबल वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन. क्वांटिफाइबल का मतलब जिसको हम काउंट कर सके, यानी कहीं ना कहीं बात यहां मॉनेटरी टर्म्स की आ रही है. नॉन क्वांटिफाइबल जहां मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है. अभी हम जस्ट कुछ देर पहले यही बोल रहे थे कि इंफॉर्मेशन में मॉनेटरी टर्म्स को इंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या चेक करना कि वो कितना मॉनेटरी प्रॉफिट हमें दे रहा है थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट ऐसा नहीं है. कई जगहों पर हम ये देखते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन को हम सही तरीके से यूज करें तो हमें वैल्यू में चेंजेस मिलते हैं, हमें प्रॉफिट में चेंजेस मिलते हैं. और इसको हम मैथमेटिकली जो तरीका है लिखने का उसको हम लिखते हैं VPI, दैट इज इंफॉर्मेशन परफेक्ट, दैट इज द इंडेक्स बेसिकली. और यहां पर दो चीजें होती हैं, V2 माइनस V1 माइनस C2 माइनस C1. V स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन. क्लियर? तो V इज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड C इज कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. क्लियर? V2 फाइनल वैल्यू, V1 इनिशियल वैल्यू. Same goes with C2, final cost of obtaining information, and C1, initial cost of obtaining information. V1 तो हो गया कि जब हमने इंफॉर्मेशन यूज करने स्टार्ट नहीं किया था तो हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा था, क्या लॉस चल रहा था, दैट इज माय V1. इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद हमारे जो प्रॉफिट्स और लॉस में चेंजेस दिखाई दिए, दैट इज माय V2. C1 जितना बजट एलोकेट किया गया था इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, जो कॉस्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, जो बजट एलोकेट किया गया, दैट वाज C1. और एक्चुअली जितना हमारा बजट यूटिलाइज हुआ दैट इज C2. कई बार होता है कि जो इनिशियल बजट हमें एलोकेट किया जाता है उससे कम में हमारा काम हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि उससे ज्यादा खर्च हो जाता है. क्लियर? तो जब इस पर्टिकुलर चीज में या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम वैल्यूज प्लेस करते हैं और उसका जब रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट अगर जो ये इंडेक्स है 50% से ज्यादा है तब तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करूंगा, वरना मैं इस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर दूंगा. क्यों? अगर ये 50% से कम है तो क्या होगा, हमको अपनी कॉस्ट रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है. और अगर ये 50% से ज्यादा है तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई. हम बहुत जल्दी अपनी इंफॉर्मेशन को जो कॉस्ट हमने इन्वॉल्व की है वो वापस रिकवर कर लेंगे. ठीक है? एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं. आप सब मेडिकल स्टोर गए होंगे, ठीक है. मेडिकल स्टोर पे आप सबने देखा होगा कि आप उनको दवाई का पर्चा देते हो, वो आपको दवाई निकाल के देते हैं. आप सोच सकते हो कि एक छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर में एक दिन का जो इन्वेंट्री है या जो स्टॉक है वो कितने का होता होगा. स्मॉलेस्ट मिनिमम की भी बात करें, एकदम छोटा सा, एकदम मतलब समझ लो जिसके पास बहुत ज्यादा सेल नहीं है वो भी मिनिमम 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से स्टॉक रखता है अपने पास, क्योंकि उसमें मेडिसिन हैं, उसमें आपके जनरल चीजें भी आती हैं, जैसे आपकी बैंडेजेस आ गई, कॉटन आ गई, फिर कैंडीज आती हैं जो थ्रोट के लिए होती हैं, बच्चों के दूध पाउडर हो गए, ठीक है,
विटामिन पाउडर्स हो गए, फिर मेडिसिन में भी जनरल मेडिसिन है, एडवांस मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो बहुत सारी चीजें मिला के, और आज के टाइम पे तो सैनिटाइजर भी बढ़ गए, ठीक है, मास्क बढ़ गए, ये सारी चीजें मिला के मिनिमम उनके पास 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से उनके पास स्टॉक होना चाहिए। 7 दिन खुलता है मेडिकल स्टोर, तो उसके पास वीकली स्टॉक कितना हो गया, मिनिमम 7 लाख। प्लस दवाइयां तुरंत नहीं आती, कहीं कुछ दवाइयां होती हैं ऑर्डर दीजिए तो 3 दिन में आती है। सपोज कोई एक दवाई है जिसका मिनिमम स्टॉक मेरा 30,000 का मेरे पास होना ही होना चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग है, और आसपास के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक हफ्ते में 30,000 की दवाई बिक जाती है। 3 दिन लगता है दवाई आने में, और 3 दिन का जो स्टॉक है पर डे 10,000 के हिसाब से 30,000 मुझे ये रखना ही रखना है, तो ये 7 लाख में ये 30,000 भी है और ऐड हो जाए, ऐसी मल्टीपल दवाई होंगी, ठीक। तो यानी एक दिन का जो उनका स्टॉक हो गया, एक दिन का स्टॉक यानी 1,30,000 ये हुआ, प्लस और जो चीजें कुछ और दवाई होंगी, तो मान के चलो एक दिन का जो इनका इन्वेंट्री है वो तकरीबन 1,70,000 के आसपास हो गया, ठीक। 1,70,000 इंटू 7 कर लीजिए, ठीक है, तो 11,90,000 रुपए मान के चलिए, क्योंकि दवाइयों के आने जाने का भी, कितनी देर में कौन सी दवाई आ रही है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ रिकॉर्ड करके चलते हैं। ये तब है जब मैनुअल मेडिकल स्टोर में इन्वेंट्री चल रही है, ठीक है, मींस दवाई देने के बाद वो खुद शाम को बैठ रहा है कि कौन कौन सी दवाइयां खत्म हो गई, कौन सी ऑर्डर करनी है, कब ऑर्डर करनी है, दूसरे दिन सुबह कुछ दवाइयां लेके आनी है, कुछ का ऑर्डर प्लेस करके आना है, कुछ आएंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक इन्वेंट्री चल रही है जहां पर वो स्टॉक को अपडेट कर रहा है इवनिंग में, फिर उसको दूसरे दिन फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसे कंप्यूटराइज कर दूं, कंप्यूटराइज कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही उसने कोई दवाई दी, उसने कंप्यूटर से बिल काटा, स्टॉक में चेंज हो गया, वहां पर स्टॉक में चेंज हो गया, जैसे ही मिनिमम स्टॉक आया उसने ऑटोमेटिकली आपके पास एक मैसेज भेजा कि मिनिमम स्टॉक आ चुका है, आप इसको ऑर्डर कर दीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर हो गया या फोन पे ऑर्डर हो गया, ठीक है, दोपहर में ही आपने ऑर्डर कर दिया, हो सकता है शाम तक दवाई आ जाए या कल तक दवाई आ जाए, तो मिनिमम अब आपको क्या हो गया, आपको 10,000 रुपीज की रखनी है, यानी एक दिन का रखना है। एक पर्टिकुलर दवाई में 10 दवाइयां ऐसी है तो 1 लाख रुपए, यानी अब आपका जो 1,70,000 रुपए की इन्वेंट्री हो रही थी, 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है 70,000 अ डे, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा, अगर 70,000 अ डे है तो 7 दिन का हो गया 4,90,000। एक हफ्ते में आपका 4,90,000 की इन्वेंट्री बच रही है, ये वो कैपिटल है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 4,90,000 में से अगर हम मान के चले बहुत अच्छा सिस्टम परचेज करते हैं, लैपटॉप लेते हैं, प्रिंटर लेते हैं और सारा तामझाम इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग लेते हैं, तो भी हमें वन टाइम कॉस्ट 50,000 पड़ी, ठीक है। एक ऑपरेटर रखेंगे, तकरीबन 5,000 से 7,000 रुपए हम उसे महीना देंगे, हम मैक्सिमम चले जाते हैं 7,000 ले लेते हैं, 7,000 रुपए महीना उसे देंगे मंथली, तो इसको कर लो 12, ठीक है, तो ये आ जाता है मेरा 84,000, ठीक, प्लस 50,000 वन टाइम। इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर मेरा चेंज आता है तो मैं मान के चलता हूं सपोज 500 रुपीज मंथ का चेंज आ रहा है, उससे ज्यादा का चेंज नहीं आएगा, तो 500 इंटू 12 कर लो, तो ये आ जाता है 6,000 रुपीज। ओवरऑल मेरा साल भर का खर्चा कितना आ गया, दैट इज 1,40,000 रुपए फॉर जस्ट फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल के लिए, और अगले साल से सिर्फ 90,000 पर ईयर। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,40,000 रुपए, और मेरी एक हफ्ते की सेविंग कितनी है 4,90,000 रुपए, यानी मेरा कैपिटल काफी बच रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, जहां मैंने इंफॉर्मेशन लेके ये देखा कि मैं अपना कितना पैसा बचा पा रहा हूं और वो कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है, यहां तो मुझे दिख रहा है कि एक हफ्ते में ही मेरा पैसा रिकवर हो रहा है। तो अगर एक हफ्ते में मेरा पैसा रिकवर हो रहा है तो मैं इस इंफॉर्मेशन को तुरंत यूज करूंगा कि मैं अपने नॉर्मल मैनुअल जो मेडिकल स्टोर है उसको ऑटोमेट कर दूंगा, ठीक है। नॉन क्वांटिफाइबल वैल्यू क्या है, नॉन क्वांटिफाइबल वैल्यू का मतलब होता है जहां पर हम मॉनेटरी टर्म्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहां मैं एक्सट्रैक्ट करके देख पा रहा हूं ना,
नॉन क्वांटिफाइबल में मैं ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बिकने वाली जो टू व्हीलर है अनगियर्ड, दैट इज एक्टिवा। परचेज करने जाते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, एक्टिवा लेनी है। हम ये नहीं कहते हमें स्कूटी लेनी है। एक टाइम था जब यही चीज टीवीएस स्कूटी के साथ था, उससे पहले काइनेटिक के साथ था। हम टू व्हीलर अनगियर्ड लेने जा रहे हैं तो घर में कोई पूछता था क्या लेने जा रहे, पहले होता था काइनेटिक लेने जा रहे हैं, भले हम टीवीएस स्कूटी लेके आ रहे हो, ठीक है। या जब बीच में स्कूटी का राउंड आया तो स्कूटी लेने जा रहे हैं, भले हम एक्टिवा लेके आए। आज के टाइम पे हम जुपिटर लेके आ रहे हो या स्कूटी पेप प्लस लेके आ रहे हो या कोई और अनगियर्ड खरीद के आ रहे हो, लेकिन मुंह से क्या निकलता है, एक्टिवा लेने जा रहे हैं। ये एक ऐसा इंपैक्ट है, ये एक ब्रांड वैल्यू ऐसी बन चुकी है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि इसका इंपैक्ट मार्केटिंग से हो रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से हो रहा है या किसी और ने सजेस्ट किया है। कहीं ना कहीं ब्रांडिंग जो हमारा नेम है मार्केट में, उसका इंपैक्ट भी हमें मिल रहा है, जहां पर हम अपने नए कस्टमर्स बना पा रहे हैं, पुराने कस्टमर्स रिटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। रिटेनमेंट तभी होता है जब हम उन्हें क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें। अगर हम उन्हें क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर्स रिटेन करेंगे, यही रिटेन कस्टमर्स भी हमें नए कस्टमर्स ला के देंगे। बट हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेरी मार्केटिंग से आए हैं, पुराने कस्टमर से आए हैं, ब्रांड पब्लिसिटी से आए हैं, वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं, किस तरीके से आए। तो ये नॉन क्वांटिफाइबल वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सर्कुलेट करती रहती है और इसी से हमारी ब्रांड इमेजिंग बनती है, हम एक ब्रांड में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी, मैं उसको और रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।